तन्वी रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एसआईटी करेगी त्रिपुरा के एंजेल चकमा हत्याकांड की जांच। सिर पर वार करने से हुई थी छात्र की मौत, पीड़ित परिवार को मिली आर्थिक मदद। उत्तराखंड के चमोली में सुरंग के अंदर 2 लोको ट्रेनें टकराई, दुर्घटना में 100 से ज्यादा लोग घायल। पीएम आवास न बनाने वालों से होगी रिकवरी। हरिद्वार में 8120 को मिली थी स्वीकृति, अब तक सिर्फ 3772 हुए तैयार। देहरादून में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, महिला पर अचानक झपटे आधा दर्जन कुत्ते, लोगों ने नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की। देहरादून में आईबीपीएस स्केल 3 की परीक्षा देने आया संदिग्ध सॉल्वर गिरफ्तार, करीब 12 परीक्षाओं में भूमिका आई सामने। उत्तराखंड में अब और बढ़ेगी ठंड, आज पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार, घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां भिकियासैंण विनायक मार्ग पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गए। इस भीषण सड़क हादसे में 6 से 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार यात्री बस भिकियासैंण से रामनगर की ओर जा रही थी। जैसे ही बस विनायक क्षेत्र के पास पहुंची, अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 17 से 18 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई और स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और बचाव काम में जुटी हुई हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते खबरें में, ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड और वन भूमि प्रकरण ने साल 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस को संजीवनी के रूप में बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया है। ऋषिकेश में लगातार कांग्रेस के नेताओं के दौरे ने ऋषिकेश में माहौल गर्म कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह ने पत्रकार वार्ता कर इस वन भूमि प्रकरण को अंकिता हत्याकांड से ध्यान बटाने का काम बताया और अंकिता भंडारी मामले में अब बीजेपी से ही सार्वजनिक रूप से आवाज उठने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से सीबीआई जांच भी कराई जाए। अब तो भाजपा के लोग कहने लग गए, भाई अजेंद्र अजय तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने सही बात कही कि जब किसी पे आरोप लगता है और आरोप भी बहुत गंभीर आरोप है, किसी की हत्या में किसी का सम्मिलित होना, इससे गंभीर विषय दूसरा को हो नहीं सकता। तो वो भी तो ये कह रहे कि त्याग पत्र, अरे ये तो ऐसे निर्जल लोग हैं, त्याग पत्र तो दे नहीं रहे, उल्टा जो है कह रहे हैं कि भाई जो जिन लोगों ने, आप भी हो सकते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने या जिन लोगों ने जो है इस विषय को उठाया है, उन पर जो कार्रवाई करने का काम कर। तो ये मुकदमे तत्काल वापस होने चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और अंकिता के हत्याकांड के मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर जरा सा भी नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में तो सीबीआई की जांच कराए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अंकिता हत्याकांड में कटघरे में खड़ी है, उसे ध्यान बांटने के लिए इस तरह की हथकंडा अपनाया जा रहा है। आगे बढ़ते खबरों में, नए साल के जश्न के लिए सरोवर नगरी नैनीताल की मॉल रोड को रंग बिरंगी विद्युत मालाओं से दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों ने भी नए साल का जश्न मनाने नैनीताल आए पर्यटकों के लिए अपने होटलों में खास इंतजाम किए हैं, जिसमें कुमाऊनी व्यंजन के साथ ही साउथ इंडियन डिश का भी लुत्फ लोग उठाते नजर आए। नए साल में जश्न के लिए पर्यटकों के लिए नैनीताल की शान कही जाने वाली मॉल रोड में संगीत की व्यवस्था की गई है। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने सघन चेकिंग करने के साथ ट्रैफिक प्लान लागू भी कर दिया है। इस बार जो 31 के मौके पे, क्योंकि नैनीताल में बहुत सारे टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ जाता है,
तो जो हमारे रेगुलर पॉइंट हैं अलाव के नगर पालिका परिषद नैनीताल के, उनमें तो हम रेगुलरली अलाव जलाएंगे ही। उसके अलावा जितने भी पब्लिक गैदरिंग के पॉइंट हैं मॉल रोड पे, उन पे भी हम आवश्यक रूप से अलाव जलाएंगे, जिसमें लाइब्रेरी के पास, हमारे इंडिया होटल के पास, चर्च के पास और अदर भी जो भी मुख्य स्थान हैं जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम मुख्य रूप से अलाव जलाएंगे। इधर बहुत अच्छा क्लाइमेट लग रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। सब ग्रीनरी देख के माउंटेन्स पे आए हम हिमालयन दर्शन करने, बहुत अच्छा कुछ लगा हमको भी। और सब बच्चे लोग को छुट्टी भी है, बहुत सारा क्राउडेड भी है, अच्छा लग रहा है। हम यहाँ नैनीताल घूमने के लिए आए हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है और मुंबई से काफ़ी बेहतर है यहाँ पे एटमॉस्फेयर। 31st बॉन फायर लगा के मज़ा आया। एक्चुअली हम क्रिसमस से लेके बच्चों की भी छुट्टियां होती है न्यू ईयर के लिए, तो हमने अच्छा प्लान बनाया एक हफ्ते का, और यहाँ पर हम लोग पूरी फैमिली के साथ पे घूमने के लिए आए हैं। ये मेरा बेटा है समर, तो ये भी इंजॉय कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पॉट्स है देखने के लिए, और 2 दिन हुए हैं हमें यहाँ पर आए हुए, तो 2-3 दिन और रहने का प्लान है। हम लोग जिम कॉर्बेट घूमने गए थे, 2 दिन वहाँ हमने स्पेंड किया। अभी हम बचे हुए 3 दिन जो है यहाँ दिल्ली से नैनीताल आए हैं। नैनीताल में हम स्पेंड करेंगे। यहाँ के जो व्यू पॉइंट्स है काफ़ी अच्छे हैं, और ये जो खूबसूरती है, ये जो एयर क्वालिटी है, दिल्ली में हम वैसे ही काफ़ी फॉग और स्मॉग के चलते में दिक्कत में ही रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं बच्चों का हेल्थ के बारे में। बट यहाँ काफ़ी हेल्दी है एनवायरनमेंट, और यहाँ टूरिस्ट भी काफ़ी कोऑपरेटिव दिखते हैं। मैंने देखा यहाँ पर कोई भगदड़ या कोई शोर शराबा ज़्यादा नहीं होता। देखिए, जैसा सभी को मालूम है कि क्रिसमस से न्यू ईयर तक जो है पहाड़ों में, नैनीताल में फेस्टिवल जैसा माहौल रहता है। तो हम लोग मॉल रोड को और शहर को सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं, म्यूज़िक भी चलता है। तो इस वर्ष भी हमने थोड़ा बेटर करने की कोशिश की है, और ये 2 तारीख तक लगातार चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लक्सर के चर्चित विनय त्यागी गोलीकांड की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा गठित विशेष जांच टीम एसआईटी ने मोर्चा संभाल लिया है। एसआईटी की टीम लक्सर पहुंची और फ्लाईओवर का बारीकी से निरीक्षण किया, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर गठित इस एसआईटी का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी नगर शिशुपाल सिंह नेगी कर रहे हैं। इस विशेष टीम में 6 अनुभवी पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो मामले की हर एंगल से पड़ताल करेंगे। उत्तराखंड वन विभाग को आज 43 महिला फॉरेस्ट गार्ड मिले हैं। देहरादून के रामपुर मंडी स्थित वानिकी प्रशिक्षण केंद्र में 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन महिला रक्षकों की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चक्राता डीएफओ वैभव कुमार ने परेड की सलामी ली और मेधावी प्रशिक्षार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि वनों की सुरक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में इन महिला गार्ड्स की भूमिका मील का पत्थर साबित होगी। गौरतलब है कि रामपुर मंडी केंद्र से अब तक 110 बैच प्रशिक्षित होकर निकल चुके हैं। इस मौके पर एसडीओ त्यूड़ी विभू चौहान समेत कई वनाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज ये हमारा रामपुर मंडी का 110वां जो हमारा वन आरक्षियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, आज उसका समापन है। 43 महिला वन आरक्षी जो प्रदेश के विभिन्न वन प्रभागों से आई थी, उनके द्वारा आज अपनी 6 माह का जो प्रशिक्षण है उसका सफलतापूर्वक कंप्लीशन किया गया है। निश्चित ही क्योंकि जब यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद ये वन आरक्षी अपने वन प्रभागों में योगदान देंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ें इन्होंने यहाँ सीखी हैं अपने प्रशिक्षण के दौरान, खास तौर से मानव वन्यजीव संघर्ष, वन अग्नि और टेक्नोलॉजी के यूज़ को लेके, उसका निश्चित ही फ़ायदा जो है अपने वन प्रभागों में देंगे, जिसका फ़ायदा जो है वन विभाग को मिलेगा। मैंने यहाँ 6 महीने का वन आरक्षी प्रशिक्षण प्राप्त किया और मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। जहाँ तक रही बात सब्जेक्ट की और फैकल्टीज़ की, बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हमें प्रदान किए गए और उन लोगों द्वारा जो हमें वानिकी और लॉ
और वन उपयोग के बारे में, वन उपयोग एवं विभिन्न विषयों के बारे में जो भी जानकारियां दी गई वो हमारे लिए आगे के सर्विस काल में बहुत उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद। हम यहाँ पर 6 माह का अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, जैसे फॉरेक्स लॉ हो गया है और नर्सरी का कैसे करना होता है। जो भी हमने यहाँ पे सीखा है तो हम अपने फील्ड में जाके उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब खबर कालाढूंगी से है, जहां जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों को सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल खेती की तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से कोटाबाग के 5 ग्रामों में 1 दिवसीय जैव नियंत्रण आधारित कीट प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग एवं काश्तकार विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। ये संपूर्ण परियोजना नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर आरपी मौर्य ने रासायनिक कीटनाशकों से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए जैविक खेती में सुरक्षित कीट प्रबंधन उपायों की विस्तृत जानकारी दी। ये नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, जिसके अंतर्गत हम कोटाबाग क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती के अंतर्गत किस प्रकार से जैविक विधि से हम कीड़ों का, फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, उनका किस प्रकार से उसको नियंत्रित किया जाए, इसके अंतर्गत हमने आज यहाँ पे 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत हम किसानों को इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसे जो विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक हैं, जैसे कि ट्राइकोग्रामा हो गया और बहुत सारे जो परभक्षी कीट हो गए और बहुत सारे रोग कारक हो गए, जैसे लिबेरिया बैसियाना, मेटाराइजियम और गौमूत्र आधारित वानस्पति की जो काढ़े हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाए। नाबार्ड वित्त पोषित एक हमारी परियोजना है जो पंतनगर द्वारा चलाई जाती है और एफपीओ के माध्यम से हम इसे इस विलेज में चला रहे हैं इस समय। और मैं इस परियोजना में एज ए को-पीआई जुड़ी हुई हूँ। और आज जो हमारा जो उद्देश्य है कि लोगों को, यहाँ पे आए हुए जो किसान हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देना कि कैसे आप जैविक कंट्रोल कर सकते हैं और जैविक उत्पादों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाबार्ड की वित्त पोषित परियोजना के माध्यम से काश्तकार विकास समिति एवं पंतनगर विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से हमारे विकासखंड कोटाबाग में एक जैविक परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हमने 5 गांव उसमें चयनित किए हैं, जिसमें हमारे टोटल 125 किसानों को इस परियोजना से जोड़ा है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूकेडी और कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के सबूत नष्ट करने के भाजपा विधायक रेणु बिष्ट पर आरोप लगाए हैं। यूकेडी नेता डॉक्टर शक्तिशैल कपरवान और कांग्रेस नेत्री मीना ने रेणु बिष्ट पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के वीआईपी के सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है। वाली भी है। रेणु बिष्ट ने तो उसमें ये समझो कि इस अपराध में उसका संरक्षण है, वो कभी अंकिता हत्याकांड के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोली, तो इसका मतलब क्या है, वो तो भाजपा के विधायक है, उसकी एक जिम्मेदारी थी कि एक बेटी का मर्डर होता है और उसके खिलाफ उसको कोर्ट में जाना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था। उसने अपराधियों का संरक्षण किया है और उसने बुलडोजर से वो साक्ष्य भी मिटाए हैं, ये आरोप सिद्ध हो चुके हैं। पहले 1.5-2 साल से ये मामला चल रहा है। पहले दिन से ही रेणु बिष्ट की भूमिका संदिग्ध रही है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, ना इसमें सीबीआई जांच हुई है, ना पुलिस प्रशासन की कोई जांच हुई है, क्योंकि इनकी सरकार थी, इसलिए इन्होंने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। इस मामले को पूरे दबाने की कोशिश करी है। अब ये देखो बीजेपी सरकार है, इनमें महिलाएं कितनी है देखो, एक रेणु बिष्ट है, एक हमारी रेखा आर्य जी हैं, एक हमारी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी हैं, एक सरिता आर्य हैं। ये 4 महिलाएं, चारों में से एक महिलाओं ने भी इस विषय में आवाज नहीं उठाई है।
और अब खबर देहरादून से है, जहां उर्मिला सनावर द्वारा दिए गए बयान के बाद से अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वहीं हाल ही में उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन का बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि इस पर सरकार द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई की गई और एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ये सुनिश्चित किया गया कि प्रभावी पैरवी के माध्यम से अभियुक्तों को किसी भी स्तर पर जमानत न मिले। वहीं इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून के पुलिस मुख्यालय पहुंचकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन से मुलाकात की। इसी बीच गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से तमाम सवाल खड़े होते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि वनतरा रिजॉर्ट के जिस कमरे में अंकिता भंडारी रहती थी उसे किसके आदेश पर तोड़ा गया। मैं पिछले 3-4 दिनों से ये सोच रहा था कि हम सब लोग कांग्रेस के हमारे सभी साथी लोग जो सरकार के द्वारा पुलिस विभाग के द्वारा जो स्पष्टीकरण आए हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड में, उन स्पष्टीकरणों के बाद तमाम प्रश्न खड़े होते हैं और मेरे मन में ये था कि मैं इन प्रश्नों को लिखकर पुलिस विभाग को दूं और वो अपना समय लेकर उन प्रश्नों का उत्तर दें। पुलिस विभाग का ये कहना कि जिसके पास सबूत हों वो पुलिस में आए, वो न्यायालय में जाए, मैं समझता हूं कि इस प्रकरण को और संदेह को और गहराता है। भी जो नोटिस दी है उस पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। हमारा जो एसआईटी के टीम मेंबर से मैं डिस्कस करूंगा। जहां तक मोटे मोटे सवाल की बात है तो एसआईटी ने सारा चीज़ को एनालाइज कराया, उसको जो भी रिपोर्ट्स आई थी उस पर हाई कोर्ट में भी जमा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हुआ है और ये सारा अंत में ट्रायल कोर्ट ने भी सारा चीज़ को क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया, सब करा के कन्विक्शन आया कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से। अब उनको जो अक्यूज ने उनके तरफ से अपील फाइल की हुई है। जो ये मैटर है अभी हाई कोर्ट नैनीताल पे, ये मैटर अभी सब जुडिस है उस केस से रिलेटेड की, तो उस पर जो भी सवाल है वो सब उस समय एसआईटी ने एड्रेस किए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। नए साल को लेकर शासन प्रशासन द्वारा अपनी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। वहीं भारी संख्या में मसूरी में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है, जिसको देखते हुए कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा हुड़दंगियों से निपटने के लिए हर चौक चौराहों पर पुलिस को तैनात किया गया है। इसी के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए एक मार्गीय यातायात की भी व्यवस्था की गई है। नववर्ष को लेकर होटल स्वामियों को भी निर्देशित किया गया कि तय समय के बाद डीजे लाइव म्यूजिक बंद कर दिया जाए। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि नए साल को लेकर देहरादून से ही ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। देहरादून जिले में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिसंपत्तियों की अधूरी मैपिंग पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने सभी संबंधित विभागों को 1 सप्ताह के अंदर मैपिंग पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले के 63 विभागों में से केवल 14 विभागों ने परिसंपत्तियों की मैपिंग पूरी की है, जबकि 10 विभागों ने अभी तक काम शुरू भी नहीं किया। सीडीओ ने साफ किया कि डिजिटल पोर्टल पर मैपिंग के बाद अतिक्रमण की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष को तत्काल अलर्ट मिलेगा और वे सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर में 1 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं व शिक्षकों सहित कुल 680 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनरों द्वारा भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, युद्ध एवं आतंकवाद जैसी आपदाओं के दौरान सुरक्षा उपायों, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन नंबरों, भूदेव व सचेत ऐप, सैटेलाइट फोन तथा आपदा उपकरणों की जानकारी दी गई। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।